आदरणीय विजय बाबू, आदरणीय नीताताई ठाकरे जी, उपस्थित सभी सज्जन, मेरे युवा मित्र, बंधु भगिनी, स्वतंत्रता के 80वें वर्ष में प्रवेश करने का आनंद हम सबके मन में है और जिनके कारण ये स्वतंत्रता मिली और मिली तब कुछ लोग दुनिया में थे, बड़े लोग थे, जो भविष्य करते थे कि ये टिकेगी नहीं, भारत टूट जाएगा, बिखर जाएगा। ऐसा न होते हुए अब अपने 80वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। ऐसे सभी महापुरुषों के त्याग का, परिश्रम का, बलिदान का गौरव भी हमारे मन में है और ये एहसास भी हमारे मन में है। युवा पीढ़ी, उनके साथ मुझे संवाद करने के लिए बताया है। वास्तव में प्रसंग तो सबके संवाद के लिए है, परंतु युवा पीढ़ी के लिए इसलिए भारत में ऐसा मानते हैं कि वो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है और उसका ठीक से लाभ हुआ देश को तो हम विश्वगुरु बन जाएंगे, और नहीं हुआ तो आगे बहुत बोझ आएगा। क्योंकि आज ये युवा पीढ़ी 30 साल के बाद पुरानी पीढ़ी बन जाएगी, तो आगे चल के इस युवा पीढ़ी के भविष्य के लिए भी जैसे आज के लोगों ने विचार करना है, वैसे युवा पीढ़ी को अपने अगले पीढ़ी के लिए भी विचार करके चलना पड़ेगा। और इसलिए इस संवाद का एक महत्व मैं मानता हूं। और एक विशेष प्रसंग है, इतना बड़ा ध्वज, कुछ 30 या 40 फीट चौड़ा और 70-75 फीट लंबा, ऐसा आज यहां पर नागपुर नगरी में ध्वजोत्तोलित हुआ है। हम देखते हैं इतना बड़ा ध्वज है। छोटा ध्वज होता तो आपके हाथ में ध्वज है, छोटा सा है, तो एक कमची में उसको बिठा दिया है और आप हाथ से लहरा रही, चल सकता है, सब प्रमाण में है। लेकिन इतना बड़ा ध्वज है तो उसके लिए कितना विस्तृत बेस चाहिए और कितना ऊंचा ध्वजस्तंभ चाहिए, और उसको ऊपर चढ़ाने में मशीन को भी कितना परिश्रम पड़ा, ये सब आपने देखा है। तो विचार कीजिए कि ये ध्वज जिसका प्रतीक है, वह अपना भारत, वह अपने भारत की रीति नीति, उसको ऊपर चढ़ाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ेगा और कितने ऊंचाई पर जाने से ये अच्छा लगेगा, ये हमारा दायित्व है। हम अपनी तुलना अन्य लोगों से न करें। हमारी युवा पीढ़ी पहले ये समझ ले, हम अमेरिका नहीं है, हम चीन नहीं है, हम ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नहीं है, हम भारत है। तो भारत की आन बान शान की जो गरिमा है, उसको जो ऊंचाई चाहिए, उसको जो प्रकार चाहिए विकास का, उन्नति का जो पैमाना उसके लिए चाहिए, उसके आधार पर हमको अपने देश का और अपना स्वयं का विचार करना पड़ेगा। बाकी दुनिया अपने भौतिक उन्नति का केवल विचार करती है, लेकिन भारत में हम केवल भौतिक उन्नति का विचार नहीं करते। बोलते बोलते ये बोल देते, पैसा तो मुर्गी भी नहीं खाती, यह हमारा स्वभाव है। और आज दुनिया ऐसा विचार करते करते लड़खड़ा रही है, अधूरी दृष्टि के कारण। हमारी दृष्टि के आधार पर उस लड़खड़ाती दुनिया का संतुलन ठीक करके उसको आगे की राह दिखाना, ये भारत के नाते अपना दायित्व बनता है। इसके लिए हमको तैयार होना है। हम जब विचार करते, युवा पीढ़ी है,
आगे कमाने वाली है। तो जैसे बाबूजी ने अभी कहा कि भाई रोजगार केवल नौकरी नहीं होती, हाथ से काम करना, इसकी भी प्रतिष्ठा चाहिए। उद्योग उद्यमिता, इसकी भी प्रतिष्ठा चाहिए। उसमें खतरे हैं तो उस खतरों को मोल लेकर उसको यशस्वी करने की हिम्मत भी चाहिए। हम सब लोगों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यह हमारी दृष्टि है। छोटी लोक संख्या वाले, बड़ा भूभाग वाले, अधिक साधन संपन्न देश केवल नौकरी का विचार करना उनको पुराता है। भारत जैसी विशाल जनसंख्या और एक बाकी देशों के हिसाब से, कनाडा हो, अमेरिका हो, चाइना हो, कम भूभाग, ऐसा हमारा चित्र होने के कारण हमको हमारे सब बातों का अलग से अपनी दृष्टि से विचार करना पड़ेगा। उसके लिए हमको अध्ययन करना पड़ेगा। आज हम ये बात कर रहे हैं, 80 साल से करते आए हैं, 79 साल से, अब 80वें साल में भी करेंगे, करते रहेंगे। देश के विकास का, युवा पीढ़ी के भविष्य का विचार नित्य चलना ही चाहिए। लेकिन ये विचार हम क्यों कर सक रहे हैं? क्योंकि किसी ने अपने भौतिक सुख का त्याग किया, किसी ने अपने प्राणों की बलि चढ़ाई। 2 पीढ़ियां, 3 पीढ़ियां परिश्रम चला, तब आज हम सोच सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होना चाहिए, हम बाकी देशों की स्पर्धा में कैसे आगे निकलने चाहिए, हमारे देश का आर्थिक स्तर कैसा होना चाहिए। ये सारा विचार हम इसलिए कर सक रहे हैं कि कुछ पीढ़ियों ने हमारे लिए अपने हित को बलि दे दिया। उन्होंने ये विचार नहीं किया कि मुझे क्या मिलेगा, उन्होंने ये विचार किया कि ये सही काम है, सत्य काम है, उसको करना है। कुछ मिले ना मिले, जान चली जाए तो भी चलेगा, परंतु ये करना ही करना है। ऐसे विचार करने वाले अधिकतर लोग युवा होते हैं, क्योंकि रिटायर्ड आदमी रास्ता क्रॉस भी करना है तो पैर रखने के पहले रास्ते पर बाएं देखेगा, फिर दाहिने देखेगा, फिर थोड़ा विचार करेगा और फिर रास्ता क्रॉस करना कैंसिल कर देगा। क्योंकि दुनिया में बहुत थपेड़े खाए हैं, इसलिए हिम्मत करने की हिम्मत नहीं रहती। युवाओं में ये हिम्मत रहती है। युवाओं ने दुनिया नहीं देखी है, अभी दुनिया के जीवन के उतार चढ़ाव के थपेड़े नहीं खाए हैं, अनुभव की कमी है। एक तरफ ये कमी है, लेकिन दूसरे तरफ इसी के कारण उनको अपने आप को झोंक देने की हिम्मत मिली है। वो कूद पड़ते हैं, अंधेरे में भी कूद पड़ते हैं। उनकी आशा मुरझाई नहीं होती, उनकी आशा तो आसमान और सागर से भी व्यापक होती है, और इसलिए इस प्रकार का साहस वो कर सकते हैं। अपने में इस साहस को आप बनाए रखिए। अपने व्यक्तिगत या पारिवारिक भविष्य की चिंता में इस बात को आप कम मत कीजिए। आगे अपने काम में, अपने परिवार के काम में, अपने देश के लिए भी यही आपका साहस, हिम्मत, और बाकी दुनिया जिसको अविचार कहती है वह साहस काम में आएगा। उस साहस के साथ हमको इस भविष्य को सामने जाना है, उसका सामना करना है। हम अपना भाग्य बनाएंगे, अपने देश का भाग्य बनाएंगे। हमको ध्यान रखना है, अकेले का भाग्य नहीं बनता, एक परिवार का भी भाग्य नहीं बनता। विश्व में सुरक्षा और प्रतिष्ठा चाहिए तो अपना देश, अपना समाज जब तक सुरक्षित, प्रतिष्ठित नहीं, हमको वो मिलेगा नहीं। नोबेल पारितोषिक विजेता हमारे राष्ट्र के महाकवि, कविवर्य रविंद्रनाथ टैगोर जापान गए। एक यूनिवर्सिटी में उनका भाषण रखा। भाषण के लिए हॉल में गए तो यूनिवर्सिटी के सारे प्राध्यापक लोग थे, लेकिन विद्यार्थी गायब थे।
तो उन्होंने पूछा, विद्यार्थी नहीं आए। तो लोगों ने उत्तर देना टाल दिया, बहुत खोद खोद के पूछा। तो कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि क्षमा कीजिए, हमने उनको कहा, तो उन्होंने हमको कहा कि हम जानते हैं आने वाले बहुत चिंतनशील व्यक्ति है, पवित्र व्यक्ति है, असीमित क्षमता के तत्वज्ञ और कविवर्य है, परंतु हम उनका भाषण नहीं सुनना चाहते, क्योंकि इतने बड़े वो अगर है तो उनका देश अंग्रेजों का गुलाम क्यों है। कविवर्य रविंद्रनाथ टैगोर के प्रतिभा की, चारित्र की प्रतिष्ठा तब है जब भारत स्वतंत्र है। हम तब वैभव संपन्न है जब भारत वैभव संपन्न है। और इसलिए हमको जो विश्लेषण बताया गया अपने राष्ट्रध्वज के रंग का, वो याद रखना पड़ेगा। पहले है त्याग, कर्मशीलता, ज्ञान और शौर्य। बाद में है शांति, अहिंसा, निर्मल चित्त। तब समृद्धि हासिल होती है, तब फिर पर्यावरण को ठीक रखते हुए विकास कर सकते हैं। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, उसमें सब प्रकार की विविधता है, भाषा, प्रांत वगैरह वगैरह तो है ही, जाति पाति तो है ही, लेकिन विचार भी अलग अलग होते ही है। लेकिन अपने ध्वज पर जो धर्म चक्र है, धम्म चक्र, उसकी रचना आप ध्यान में लीजिए। उसके आरे भी अलग अलग दिशाओं में निर्देश करते हैं, बहुत तीक्ष्ण है। खुले रहेंगे तो किसी की उंगली काट देंगे। शस्त्र के नाते जिस चक्र का उपयोग होता है वो खुले ही आरे रहते हैं, घूमते घूमते वो काट देता है शरीरों को। लेकिन ये जो आरे हैं उनको ये भान है कि वो एक ही मूल से निकले हैं, जाते अलग अलग दिशाओं में अपनी तीव्रता के साथ जाते हैं, लेकिन एक ही केंद्र से निकले हैं। और अपने करने से हानि नहीं होनी चाहिए, देश के कानून संविधान की हानि नहीं होनी चाहिए, हमारे प्राचीन और पवित्र संस्कृति की हानि नहीं होनी चाहिए, हमारे अपने सद्गुण संस्कारों की हानि नहीं होनी चाहिए, हमारे शील बल की हानि नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसको एक मर्यादा मिली है, एक गोल है उन आरों के चारों ओर जिससे जो मर्यादित रहते, और इसलिए ये धम्म चक्र है। धर्म यानी पूजा पाती नहीं, धर्म यानी समाज की धारणा करने वाला नियम। उस नियम में रहकर हमको सारी बातें करनी है। अलग अलग विचार है, उसकी अलग अलग अभिव्यक्ति होगी। प्रजातंत्र है, इसलिए इसमें संवाद होता है, शास्त्रार्थ होता है, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष होता है, उसमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोण भी आते हैं, विरोध करना भी पड़ता है। हितकारी प्रश्न जब उठाते तो जोर से उठाना पड़ता है, उस पर कृत्य हो इतना बल लगाना पड़ता है। आंदोलन होते सब होते हैं, लेकिन करते समय ध्यान में रखना, संविधान निर्माताओं ने देश की संसद को संविधान प्रदत्त करते समय जो 2 भाषण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने, उसमें ये सारी बातें हैं। और ये हम कर सकते हैं, ये हमारी परंपरा में है। ऋग्वेद पर भाष्य करते हुए विनोबा जी ने कहा है, एक संगठन सूक्त है, संगच्छध्वं संवदध्वं, उसमें ऋचा है, समानो मंत्र समिति समानी समानम मनः सह चित्तमेशान। विनोबा जी कहते हैं कि देखो ऋग्वेदकारों ने मनुष्य के मन को कितना समझा था। मंत्र समान हो सकता है, समिति समान हो सकती है, मन को जोड़ सकते हैं, परंतु मन और बुद्धि के संयोग से जो चित्त उत्पन्न होता है, जो समझदारी है, जो आकलन है, जो दिशा है, वो कभी भी एक व्यक्ति की दूसरे से 100% मिलती नहीं। वो सब अलग अलग होता है, उसको एक करना संभव नहीं है। उसको एक करना तो जबरदस्ती थोपना पड़ता है, जो प्रजातंत्र के विरुद्ध है, जो मनुष्य के विकास के भी विरुद्ध है। और इसलिए वहां पर शब्द है सहचित्त।
ये सब अलग अलग होने के बाद भी हम सबको साथ मिलकर देश को बड़ा करना है, हम सबको साथ मिलकर ही चलना है। कभी हमको टूटना नहीं है, आपस में फूट नहीं होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रध्वज में प्रयास के लिए कैसे प्रयास करना, भगवा रंग है, केसरिया रंग है। अपने आप को कैसे रखना, सफेद रंग है। दुनिया को कैसे बनाना, हरा रंग है। लेकिन ये सब कर कब सकेंगे, किस आधार पर खड़े होंगे, तो उसके लिए धम्मचक्र है। उसका ये संदेश है कि हर हालत में ये सब विविधता लेकर चलने के बाद भी हम सब साथ चलेंगे। साथ चल के जितनी अपनी बड़ी देश की गरिमा है उतने ऊंचाई पर आराम से बहती हवाओं में वो ठीक से फड़क सके और सारी दुनिया को अपना आलोक दे सके, ऐसा उसको हमको बनाना है। उस भविष्य में मेरा और मेरे परिवार का भविष्य है। उस भविष्य के लिए मैं प्रयास करूंगा, ये दोनों ठीक हो जाएंगे। इस प्रकार का एक चिंतन करते हुए, कुछ न कुछ संकल्प उस दिशा में धारण करते हुए आज हम इस प्रसंग से निवृत्त हो, इतनी प्रार्थना आपके सामने रखता हूं और मेरे 4 शब्दों को समाप्त करता हूं। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।